नमस्कार, ताल ठोक के बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं अदिति त्यागी हूं। आपने देखा इस तरह अमरावती से लेकर उदयपुर तक एक बयान के बाद जिस तरह से गला काटने की वारदात को अंजाम दिया गया, वो सोचने के लिए मजबूर करती है कि ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या ये उस पर एक जोरदार प्रहार नहीं है? दशकों नहीं, सदियों से भारत को विश्व गुरु माना जाता रहा। दुनिया को भारत हमेशा से शांति का संदेश देता आया है। कहीं ना कहीं ये उस संदेश पर भी चोट है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बार बार इस बात को दोहराया है बीते दिनों में कि किस तरह लोग सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, लक्षणों की बात कर रहे हैं और रोग की बात नहीं कर रहे हैं। और इसी रोग के सिलसिले में उन्होंने मदरसों में दी जा रही तालीम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छोटे छोटे बच्चों को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए, जबकि मदरसों में कम उम्र में ही बच्चों को बहुत कुछ धर्म से जुड़ा हुआ पढ़ाया जा रहा है। तब तक बच्चों की सोच को कैसे विकसित किया जाएगा जब तक उन्हें एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन नहीं मिलेगी। समझने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बच्चों की सोच 14 साल तक डेवलप होती है, ऐसा माना जाता है, और उसके बाद ही वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सीधे तौर पर जो तालीम मदरसों में दी जा रही है, आपने बीते वक्त में देखा है, उसे लेकर कई सवाल रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ आज हमारा पोल क्वेश्चन भी यही है कि देश के मदरसों को मॉडर्न बनाने का क्या वक्त आ चुका है। रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो क्या देश के मदरसों को मॉडर्न बनाने का वक्त आ चुका है? आपको क्या लगता है? znews.com/vote के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय हम शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आगे बढ़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अब इतिहास के तौर पे तो पढ़ाया जा सकता है कि ये कानून हुआ करता था। आप इसे खुदा का कानून कह के जब पढ़ाएंगे तो बच्चा आके पहले तो इस किताब को चूमता है, माथे से लगाता है और फिर वो ये समझता है कि यही असल कानून है। आमतौर से 5-6 साल के बच्चों को मदरसों में भर्ती करते हैं। ईस्टर्न यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में जो कमजोर इलाके हैं वो इनका कैचमेंट एरिया है। तो हम क्यों अलाउ करते हैं मदरसों को कि वो 6 साल की उम्र, हमें 14 साल तक की उम्र तक उनको अपना सिलेबस पढ़ाना चाहिए। तब तक उनमें समझ विकसित हो जाएगी, वो सही और गलत कुछ सवाल कर सकेंगे सही और गलत के बारे में। सर तन से जुदा या उसको कत्ल की सजा, तो ये कहेगा कि वो नहीं है, वो है, लेकिन वो हमारे मुल्क का कानून नहीं है। वो कानून अब दुनिया में और भी कहीं नहीं है, ज्यादातर जगहों पे नहीं है, पाकिस्तान में है। हम इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको अमरावती और उदयपुर में जो वारदात हुई, जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उससे जुड़े हुए अपडेट्स आपको दे देते हैं। सूत्रों के मुताबिक उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के मामले में एनआईए की जांच में यह पता चला कि कत्ल करने के लिए कानपुर से हथियार भेजे गए थे। हथियारों को एसके इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में और धारदार बनाया गया। और इतना ही नहीं, उदयपुर में अब तक 40 से ज्यादा नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि सभी 40 लोग स्लीपर सेल हो सकते हैं। इनको लेकर जांच की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अमरावती में मृतक उमेश कोले के भाई ये दावा कर रहे हैं कि उमेश की हत्या में शामिल यूसुफ उमेश का खास मित्र था, खास दोस्त था। यहां तक कि वो उमेश के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। देश में हुई इन जघन्य वारदातों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज हैदराबाद में, उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज हैदराबाद से इस नफरती सोच के खिलाफ एक बड़ा मैसेज देंगे, संदेश देंगे। वहीं दूसरी ओर समाज का एक तबका ऐसा भी है, एक वर्ग ऐसा भी है जो मदरसों की तालीम को कट्टरता के लिए जिम्मेदार मानता है।
ताल ठोक के आज बड़ी हमारी बहस यही है कि मॉडर्न मदरसे से क्या सोच बदल जाएगी, मदरसे में राष्ट्रवाद क्या मिटेगा जिहाद, मदरसे हैं या फिर कट्टरता के ट्रेनिंग स्कूल, जहां पर जिस एजुकेशन का जिक्र, जिस किताब का जिक्र किया गया केरल के गवर्नर द्वारा, उस संदर्भ में सवाल है। और जहरीली जुबान पर क्या लगेगी पीएम की लगाम, क्या पीएम का मैसेज आएगा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ अभिजेश अवस्थी हैं, आरएसएस समर्थक हैं, हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अब्दुल मन्नान हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो डॉक्टर अब्दुल मन्नान, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब का आपने बयान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने उठाए कि आपको भी नहीं लगता कि अब मॉडर्नाइजेशन का वक्त आ गया है, खासतौर पर जब मदरसों की बात की जाती है वहां की तालीम में? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बात कह रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब को ये काम उस वक्त करना चाहिए जब जनता दल में वो मिनिस्टर हुआ करते थे, और जब वो कांग्रेस में मिनिस्टर हुआ करते तब उन्होंने ये बात तो नहीं उठाई। आज वो मदरसों पे सवाल उठा रहे हैं। क्या उन्हें मालूम है कि मदरसों से जाकिर हुसैन भी पढ़ के गए थे? क्या उन्हें मालूम है कि मदरसों से फखरुद्दीन अली अहमद भी पढ़ के गए थे? क्या उन्हें मालूम है कि अब्दुल कलाम भी मदरसों से पढ़ के गए थे? मदरसों से बहुत बड़े बड़े लोग निकले और मदरसों ने बहुत बड़ा रोल अंजाम दिया था 1857 के गदर में, जब आलिमों के सर काट के लटका दिए। जी डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आप आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में बोल रहे हैं सर। वो हमेशा से, सुनिए सर, सुनिए, इस बहस में वो है नहीं, लेकिन सुनिए मेरी बात। उन्होंने हमेशा कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई है। शाहबानो केस आपको याद होगा सर, आरिफ मोहम्मद खान का क्या स्टैंड था आपको याद होगा। ट्रिपल तलाक को लेकर उनका क्या स्टैंड रहा है वो भी आपको याद होगा। उन्होंने हमेशा रिफॉर्म्स की बात की है सर। आप एक पॉलिटिकल टोन देने की कोशिश मत कीजिए इसे। वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो सुधार की बात कर रहे हैं, वक्त के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसे इस्लाम का कानून कहा जा रहा है, दरअसल वो व्यक्ति का कानून है। आरिफ मोहम्मद खान को आप अब से जानती हैं। मैं आरिफ मोहम्मद खान को तब से जानता हूं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट छात्र मुस्लिम नहीं सर, आपके जानने की बात नहीं है, हम उनके विचारों की बात कर रहे हैं। कौन उन्हें कैसे जानता है, कितना क्लोजली जानता है, कितनी बातचीत है, वो आप छोड़ दीजिए इस डिबेट के बाहर। जो पॉइंट है ना उस पर आइए, जो पॉइंट है उस पर आ जाइए। उपराष्ट्रपति बनना है आरिफ मोहम्मद खान तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो राष्ट्रपति बनने के लाइन में खड़े हुए हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं अपने उन्हें फायदे के लिए। आरिफ मोहम्मद खान ने हमेशा रास्ते बदले हैं, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में, कभी जनता दल में। आरिफ मोहम्मद खान को ये आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी पे आरिफ मोहम्मद खान चलते हैं। मदरसों में मॉडर्नाइजेशन की बात करके, रिफॉर्म्स की बात करके, रोक के बारे में बता के, कट्टरता के कॉन्टेक्स्ट में आरिफ मोहम्मद खान उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, इससे उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। आप जो बातें कर रहे हैं सर, दर्शक देख रहे हैं आपको सर, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। मदरसों में मॉडर्नाइजेशन की बात करना क्या क्राइम है इस देश में? क्राइम नहीं है, बिल्कुल नहीं क्राइम है। आरिफ मोहम्मद खान तब क्यों नहीं ये काम कर रहे थे जब जनता दल में वो मिनिस्टर हुआ करते थे? आरिफ मोहम्मद खान ने तब वो काम क्यों नहीं किया जब वो कांग्रेस में मिनिस्टर हुआ करते थे? तब उन्हें मदरसे नहीं याद आए, तब उन्होंने मदरसों का विभाग नहीं किया। आज सर सुनिए, शाहबानो केस में उनका क्या स्टैंड था, जरा सा ये बता दीजिए मुझे। शाहबानो केस में उनका क्या स्टैंड था? और आप व्यक्ति पर डिबेट कर रहे हैं, मैं आप पर विचार, आपसे विचार पर सवाल कर रही हूँ। आप व्यक्ति को अटैक कर रहे हैं, मैं आपसे विचार पर सवाल कर रही हूँ। आप विचार को तो साइडलाइन कर दिया आपने और आप व्यक्ति पर अटैक किए जा रहे हैं सर। आरिफ मोहम्मद खान ने जो भी कहा, आरिफ मोहम्मद खान की इसकी सरकार थी जब मसूद को उसको ले जाके जैन चौधरी ले जाके वहां कंधार पहुंचा के आए थे। आरिफ मोहम्मद खान की जनता दल की सरकार थी जब उग्रवादियों को ले जाके वहां पहुंचा के आए थे, कांधार पहुंचा के आए। आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात ना कीजिए, वो कभी कांग्रेस आज की डिबेट में ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही हूँ, आप अलग ही दुनिया में, अलग ही राह पकड़े हुए हैं सर। आप अपना आपत्ति बता दीजिए, आपको इस बात से दिक्कत है? आप ये बताइए ना, आपको इस बात से दिक्कत है कि आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं? मुझे इस बात नहीं, आरिफ मोहम्मद खान को जो बीच में आप ले आई हैं इसलिए ये बात हो रही है, वरना मदरसों से हमेशा अच्छी भाई उनका जो बयान है ना, मैं मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें लेकर आई हूं सर। आप व्यक्ति विशेष को ही टारगेट किए जा रहे हैं, तब से आपको पता नहीं उनसे क्या दिक्कत हो रही है। विचार पर बात करिए ना।
आरिफ मोहम्मद खान उस वक्त क्यों नहीं बोले थे इस बात? मदरसों का जहां तक मामला है, अगर मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो जाए तो आप कह दीजिए मदरसों से पढ़ के जो बच्चे आएंगे, लड़कियां पढ़ के आएंगे, उनका 10% डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस में रिजर्वेशन रहेगा। चलिए ठीक है, चलिए सर आप अच्छा बड़ी चिंता है भाजपा सरकार को, तो कहते हैं कि 10% मुस्लिम लड़कियों का मेडिकल में, इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन रहेगा जो मदरसे पढ़ के आएंगी। अभी मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। डॉक्टर रिजवान अहमद, ज्ञान देना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये कौन सी राह पकड़ है डॉक्टर अब्दुल मन्नान? मुझे तो समझ आ नहीं रहा सर, मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रही हूँ। एक स्टेटमेंट गवर्नर साहब का, उसका कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा है। वो ये कह रहे हैं लक्षण देखते हैं, सिम्टम की बात कर रहे हैं, रोग की बात कोई कर नहीं रहा। अगर मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है तो अब्दुल मन्नान उन्हें पर पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। क्या रिफॉर्म्स का वक्त नहीं है? मॉडर्नाइजेशन का वक्त नहीं है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मन्नान भाई क्या बात बोल रहे हैं, वो मेरे जवाब में उनका जवाब मिल जाएगा। पर एक बात बताऊं, आप बुरा ना मानिएगा, मैं सुन रहा था, ये आरिफ मोहम्मद साहब खान भी बड़े लच्छेदार बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये गवर्नर हैं पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं और ये हकीकत को छुपा रहे हैं। अरे भाई, ये मदरसों पे ठीठरा काहे फोड़ रहे हैं? क्या आरिफ मोहम्मद खान साहब में ये कहने का दम है, बीइंग अ गवर्नर, कि 99.999% मुसलमान इस बात से सहमत है कि अगर कोई हजूर की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसे माफ ना करो और सख्त से सख्त सजा दो? ये कहने के तैयार हैं आरिफ मोहम्मद साहब खान बोलने को? मदरसा मदरसा मदरसा, अरे साहब, मदरसे में पढ़ो या पीएचडी करो या बैरिस्टर बन के आओ या वकील बनो या एमबीए करो या डॉक्टर बनो, मानसिकता सबकी एक है इस मामले में। मदरसे को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सब एक हैं, सब ये मानते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सजा डैश 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 डैश। अब कोई मानता है फांसी पे चढ़ा दो, कोई मानता है जुबान काट दो, कोई मानता है गला काट दो, कोई मानता है 100 कोड़े लगाओ। सबके यही सोच है, पढ़ा लिखा मुसलमान हो या मदरसे का हो। ये बात आरिफ मोहम्मद खान देश से छुपा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आरिफ साहब ने बोला कि ये गैर इस्लामिक है, ये गैर इस्लामिक है कि हजूर की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसका गला काट दो। फिर से सवाल पूछता हूं आरिफ मोहम्मद खान साहब से, मेरे सामने बैठे होते तो मैं यही सवाल पूछता कि आरिफ साहब, अगर ये गैर इस्लामिक है तो फिर ये 50 मुल्कों में ये कानून क्यों बना हुआ है एंटी ब्लास्फेमी का? क्यों बना हुआ है? अभी 2 साल पहले आसिया बीबी का पाकिस्तान में क्या हाल हुआ था? कह दें आरिफ मोहम्मद खान कि पूरे अरब को इस्लाम नहीं पता, दुबई को इस्लाम नहीं पता, सऊदी अरेबिया को इस्लाम नहीं पता, पाकिस्तान को इस्लाम नहीं पता, सिर्फ मुझे इस्लाम पता है। बात छुपा रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, गलत बोल रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, खुल के नहीं बोल रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। नहीं, रिजवान अहमद जी, नहीं, ठीक है सर, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, वो इस देश की खूबसूरती है, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है सर। दूसरी बात, उनका एक स्टेटमेंट है सर, नहीं, और वो इस डिस्कशन में डिफेंड करने के लिए खुद को मौजूद नहीं है सर, तो उनसे सवाल तब पूछे जा सकते हैं जब वो इस डिस्कशन में मौजूद हो। आपके लिए खूबसूरती होंगे? नहीं सर, नहीं, वो मेरे लिए खूबसूरती नहीं है, वो आपके लिए होंगे। मेरे लिए डिसएग्रीमेंट की बात मैंने की है सर, मैंने सर, आप सुनते ही नहीं है बात सर, आप दिक्कत ये है सर। I'm sorry सर, आपने पहले से बताया मुझे मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। नहीं, आपने सुन लिया, आप ये बताएं मुझे, आप मुझे बताइए क्या खूबसूरती नहीं है, आप बताइए, पहले मैंने क्या कहा, पहले आप मुझे ये बता दीजिए। मेरे लिए कोई खूबसूरती नहीं है। नहीं, क्या कहा है मैंने? मेरे लिए सिर्फ, हाँ नहीं, मैंने क्या कहा है सर? सच्ची बात, पहले मैंने कहा क्या, आप मुझे बता दीजिए। बस आप कह रहे हैं कि आप डिसएग्री करते हैं जो मैं बोल रहा हूं। जो मैंने कहा, आरिफ मोहम्मद खान साहब झूठ बोल रहे हैं, वो बातों को छुपा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं सच्चाई को, ये बोल रहा हूं मैं, खत्म हो गई बात। Dr. Rizwan Ahmad, he's entitled to his opinion, sir. We live in a democracy. If he's talking within law and it is his interpretation of Islam अरे तो फिर and the holy book, then he's entitled to his opinion, sir. बन रही हैं? जी हाँ, तो ठीक है सर, तो यही मैंने कहा, भाई यही कहा ना। तो ऐसे ही डॉक्टर अब्दुल मन्नान भी आपसे सहमत नहीं है, इसीलिए डॉक्टर अब्दुल मन्नान भी आपसे सहमत नहीं है, ठीक है सर?
नहीं, फिर इसीलिए डॉक्टर अब्दुल मन्नान भी आपसे तो ना हुआ करे, ना हुआ करे, है सर, क्या प्रॉब्लम है? सबका अपना व्यू पॉइंट है। अगर आरिफ ठीक है सर, सबका अपना व्यू पॉइंट है सर, तो आप ठीक है सर, सबका अपना व्यू पॉइंट। सुन लीजिए डॉक्टर अब्दुल मन्नान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल मन्नान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए ना सर। मैंने आपको बोला, आप जब बोल रहे थे मैंने इंटरप्ट नहीं किया सर आपको, अब आप सुन लीजिए ना दूसरे पैनलिस्ट की भी बात प्लीज। देखिए, जहां तक आरिफ मोहम्मद जी, खान साहब की बोलिए। बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। सर आप लोग आरिफ मोहम्मद खान साहब पर डिबेट करने लगे हैं सर। मैं मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत की बात कर रही हूँ, एक व्यक्ति को टारगेट करने से सवाल कर रही है भाई। अरे आप डिसएग्री कर रही हैं, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन पर कर रही हूँ, बार-बार कह रही हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर, ठीक है, सुना डॉक्टर साहब ने सुना आपने। अब सुन लीजिए, जो आपसे डिसएग्री करते हैं उनका व्यू पॉइंट सुन लीजिए ना, उनका व्यू। हाँ ठीक सर, ठीक है, कोई किसी आपसे तारीफ करने की उम्मीद भी नहीं कर रहा है सर, आप अपना व्यू पॉइंट रखने हैं, इसको लेकर किसी को कंफ्यूजन नहीं है सर, ठीक है सर। सुन लीजिए अब दूसरे पैनलिस्ट की बात। डॉक्टर अब्दुल मन्नान कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब क्यों ना हो मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, आप ये बता दीजिए, दलील दीजिएगा मुझे। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन अगर होता है, उसमें अच्छी तालीम अगर होती है, उसके बच्चे अगर पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि आरिफ मोहम्मद भाई जब पावर में थे तो इस काम को उनको करना चाहिए था, जब सत्ता में थे तब उस काम को नहीं किया उन्होंने। आज गवर्नर हैं, आज क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। जहां तक इसकी बात है कि अभी रिजवान साहब आरिफ मोहम्मद खान की शान में जिस तरह से गुस्ताखी कर रहे थे, ये तो बहुत गलत बात है। एक सीनियर लीडर, एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे गला काट दोगे क्या, क्या गला काट दोगे क्या, गुस्ताखी कर दी अगर तो रहेंगे ऐसे बैठ के टीवी पर। और ये जो बयान कर रहे हैं कि सीरिया में ये कानून है, सऊदी अरबिया में ये कानून है, दुबई में ये कानून है, फला जगह ये कानून है, ये बतावे ना कि इनके आका नरेंद्र मोदी जी के सब दोस्त हैं। सऊदिया वाले भी नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर रहे हैं, वहां वाले दुबई वाले भी सम्मानित कर रहे हैं, तुम्हारे आका को सब सम्मानित कर रहे हैं। रिजवान, जो तुम्हारे आका हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके सबके रिलेशन सीरिया से, दुबई से, सऊदिया से, यूएई से बड़े अच्छे संबंध हैं। नरेंद्र मोदी कम से कम तुम्हारे आका की तरह जाहिल नहीं है, तुम्हारे आका की तरह नरेंद्र मोदी जाहिल नहीं है। पहली बात समझ में आई कि वो समझावे सीरिया दुबई, तुम्हारे आका की तरह जाहिल नहीं है, जाहिल नहीं है तुम्हारे आका की तरह नरेंद्र मोदी, समझे? तुम्हारे आका की तरह जाहिल नहीं है, समझे? समझे? तुम्हारे जैसा नहीं, तुम्हारा संस्कार ही बता रहा है कि तुम जाने इस तरह से नहीं, एक कहाँ पैदा हुआ। एक बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। एक सेकंड रुक जाइए सर, निजी टीका टिप्पणी नहीं, आराम से आराम से आराम से। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग व्यक्ति विशेष पर फोकस करते हैं, मैं विचार की बात करूँ, मैं विचार की बात करी, विचारों से देश बदलता है, व्यक्ति से नहीं, प्लीज। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा स्नेह यात्रा निकालनी होगी, स्नेह यात्रा निकाले पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं समाज के हर तबके तक पहुंचना होगा, सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद में प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान है, उन्होंने कहा हमारी सोच तुष्टीकरण से तृप्तिकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आपने देखा है बीते दिनों में जिस तरह से उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसके बाद अमरावती में कैसे ही हत्या का मामला सामने आया। लगातार जितने भी नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त जो देश में माहौल है उस पर बोलना चाहिए, उनका स्टेटमेंट आना चाहिए। और हम आपको ये बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि स्नेह यात्रा निकालनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके तक पहुंचना होगा, हमारी सोच तुष्टीकरण से तृप्तिकरण होनी चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान, यही सवाल जो मैं अपने दूसरे गेस्ट से पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए? जी देखिए अदिति जी, अभी मैं दोनों पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूं। थोड़े दिन पहले मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मदरसों में जो पढ़ाया जाए, जो एजुकेशन दिया जाए, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर और साइंस होना चाहिए। मैं इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल होना चाहिए और मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, साइंस की किताबें पढ़ानी जानी चाहिए।
लेकिन इसी सरकार ने साइंस के टीचर को भर्ती किया वहां पर। आपने देखा जब से भर्ती किया 5 साल हो गया, आज तक 1 पैसा तनख्वाह नहीं दिया। उन टीचर्स का तनख्वाह नहीं आया, वो टीचर लगातार परेशान है। सिर्फ जो है ये सिर्फ किताबी बातें हैं। दूसरी बात, अभी मैं ये सुन रहा था कि साहब मदरसों से ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं, और ये देखिए मदरसों से बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके निकले हैं और 52,000 आलमे दीन ने इस मुल्क को आजाद कराने में अपना रोल अदा किया है। ये मदरसे के लोग थे, इसलिए मदरसे में सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है तो ये बहुत बेहतर काम होगा, लेकिन आपकी सोच बेहतर होनी चाहिए। अभी लगातार मैं सुन रहा हूं, अभी आपका जो ब्रेकिंग न्यूज चला कि प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं स्नेह यात्रा निकालना चाहिए पार्टी को, ताकि और हर तबके तक जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। माननीय मोदी जी ने जो ये बयान दिया है, ये वाकई में जो इस वक्त पूरे देश में नफरत का माहौल है, भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है, उनमें प्यार और मोहब्बत आपस में बरकरार रखने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि थोड़े दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। उसके बाद कहा मुस्लिम के बगैर हिंदू अधूरा है और मुस्लिम के जो पूर्वज है वो हिंदू भाई है। क्या हुआ? उसके बाद तुरंत नुपुर शर्मा का बयान आ जाता है, पूरे देश में मारकाट मच जाता है, माहौल गर्म हो जाता है। कहने का मकसद हमारा ये हुआ कि जब इस तरीके के बयान आते हैं, आप कहां से कहां चले गए सर? आप वहां से कहां चले गए? पहली बात तो मदरसे को लेकर सवाल नहीं था, वक्त के साथ मदरसे के मॉडर्नाइजेशन को लेकर सवाल था। आपने पूरा पॉलिटिक्स का 360 डिग्री व्यू दिखा दिया इतनी देर में सर। 360 डिग्री चक्कर आपने दिखा दिया मैंने इतनी देर में। क्या साइंस के टीचर नहीं नहीं सर, सवाल आपसे बेसिक सवाल पूछा कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। साइंस के टीचर की भर्ती, नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट मदरसे से निकला है क्या सर? नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट मदरसे से जुड़ा हुआ है क्या सर? नहीं, एक बात बताइए, नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट मदरसे से जुड़ा हुआ है? आप क्या बातें कर रहे हैं सर? सुन लिया मैंने, बहुत देर सुना है आपको। अवनीश अवस्थी सुन लीजिए, जवाब सुनिए। हाँ सर, बात अभी वापस काउंटर कीजिएगा, भाषण के लिए नहीं, दलीलों के लिए बुलाते हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए बुलाते हैं सर। ठीक है, अपनी बारी में बोलिएगा दोबारा से जी। अवनीश अवस्थी। अदिति जी, अभी आपने इसी शो में देखा आपने कि मन्नान साहब से आपने शुरू की और उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान के बारे में क्या विचार रखे, तो आपने कहा कि मैं उनके बारे में आपसे तफसीर नहीं करना चाहती, मैं विचार के बारे में करना चाहती। लेकिन जो ही रिजवान भाई ने कुछ कहा तो आरिफ मोहम्मद खान की उसमें इतने कसीदे पढ़ने लगे कि आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। स्वयं बोल रहे थे, खुद बोल रहे थे। और जो ही रिजवान भाई ने बोला तो कहते हैं आप वो बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं, आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। बात कुल मिलाकर के ये है कि मन्नान साहब हो या अजीज खान साहब हो, इनको बात इस बात से नहीं है मतलब कि क्या कहा गया, किसने कहा वो हमारा प्रतिपक्षी है तो उसकी बात का विरोध करो, सिर्फ इतनी सी बात है। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। अभी अजीज खान साहब ने कहा कि साइंस के टीचर को तनख्वाह नहीं मिली। अरे आप जानते हैं अजीज खान साहब क्यों आप ऐसा बोलते हैं? आपको कहा गया था उत्तर प्रदेश में कि सभी मदरसे जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को मिलेगी, मान्यता प्राप्त को मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी ना। आप रजिस्टर्ड तो कराएंगे नहीं और फिर कहेंगे हमें पैसा नहीं मिल रहा सरकार से। सरकार से पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, वहां का सिलेबस नहीं बताएंगे, वहां का क्या पढ़ाया जा रहा है ये नहीं बताएंगे। सरकार पैसा देने के लिए वहां पे बिल्कुल तैयार नहीं है। अदिति जी, जहां तक मूल विचार का सवाल है, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा, रिजवान साहब का एक वक्तव्य है, लेकिन रिजवान साहब का वक्तव्य आरिफ मोहम्मद खान के वक्तव्य के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मदरसों में नहीं, आगे भी अदरवाइज भी पढ़ाया जाता है। लेकिन ये तो सच है ना कि मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, रैलियों में देखा, सीए के विरोध में देखा, मोदी को मारूंगा, मोदी को मारूंगा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा भी कह रहा है। इसलिए जो बीज वहां बो दिए जाते हैं वो बीज आगे चल करके किसी भी मॉडर्न पढ़ाई के बावजूद वो बीज वहां पर रह जाते हैं। मूल मुद्दा ये है। इसलिए वहां पर मदरसों के बारे में आरिफ साहब का जो बयान है वो बयान इसलिए है कि मदरसे अगर शिक्षा का केंद्र हैं तो शिक्षा के केंद्र में मदरसे में राष्ट्र पहले, हम बाद में, धर्म बाद में, धर्म उसके पश्चात आता है। अगर ये पढ़ाया जाता है राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, तो आप ये बताइए मदरसा का कौन विरोध करेगा? लेकिन मदरसा, क्या मुस्लिम बच्चों को इस बात का हक नहीं है कि जो मुस्लिम बच्चे फीस अच्छी दे करके पढ़ सकते हैं, सिर्फ दीन की पढ़ाई करें, बाकी पढ़ाई, बाकी पूरे समूचे जीवन के हर क्षेत्र की पढ़ाई का उन्हें हक नहीं है क्या? हक नहीं है क्या? वो कुछ लोगों तक सीमित रहे। जो मुसलमान बेचारे जो बहुत छोटा काम करके बहुत मुश्किल से अपनी कमाई कर पाते हैं या जो अनाथ हो जाते हैं, क्या उनको उस पढ़ाई का हक नहीं है क्या?
और मदरसे में अगर वो जाते हैं और मदरसे में अगर उनको वही पढ़ाई पढ़ाई जाती है जो बाकी के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो कौन विरोध करेगा? काउंटर लीजिए जल्दी से। डॉक्टर अजीज खान, अब्दुल मन्नान, जल्दी से। डॉक्टर अजीज खान पहले, फिर डॉक्टर अब्दुल मन्नान, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए अवस्थी जी ने जो असल मुद्दा था उससे बात को भटका दिया। ये लोग साहब जो रजिस्टर्ड होंगे, मैं उन्हीं मदरसों की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी आप अफिलिएशन की बात कह रहे थे, तमाम अफिलिएशन समाजवादी पार्टी ने भी मदरसों को दिया था और उसमें टीचर्स को अपॉइंट किया था। लेकिन क्या हुआ, आप तो अफिलिएशन वापस ले रहे हैं। एक तरफ आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ साइंस टीचर के तनख्वाह नहीं दे रहे, तीसरी बात जो अफिलिएटेड विद्यालय है, जो विद्यालय जो है वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसका मान्यता आप छीन रहे हैं। तो आप कहते कुछ है, करते कुछ है, क्योंकि आपकी नियत में खोट है। आप मदरसे को टारगेट कर रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं? पहली बात सर मुझे मौका दे, आप उसके बाद अपने मुद्दे पे बोलिए। देखिए, हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि आज जो माननीय मोदी जी निकल करके बाहर आए हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, मैं स्वागत करता हूं उस बयान का, लेकिन दिल में जो होना चाहिए वही जुबान पर होना चाहिए। वो निकल करके बोले। अभी जो अभिजीत अवस्थी कह रहे थे उस पर आपने नहीं बात की सर। वो कह रहे छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। डॉक्टर अजीज खान, जो भी उन्होंने एक सवाल उठाया कि छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, और वैसे गवर्नर साहब ने जो बात कही थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में कही थी कि 14 साल तक किसी भी बच्चे को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि वो तब तक विवेक डेवलप कर लेता है, उसे सही और गलत की समझ आ जाती है। सुन लीजिए सर, आप बात बोल लीजिए, पहले बात सुनिए, पूरी होने दीजिए बात, इंटरप्ट मत कीजिए। तो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन 14 वर्ष की उम्र तक दी जाए, उसके बाद बच्चे को जो लगता हो बच्चे को वो तालीम दी जाए। आप उन्होंने जो दलील दी, उन्होंने कहा क्या मेडिसिन की आप एजुकेशन देने लगते हैं क्या 10 साल की उम्र से? क्या आप लॉ पढ़ाने लगते हैं क्या बच्चे को 10 साल की उम्र से? नहीं पढ़ाते ना, आप एक सर्टेन लेवल का इंतजार करते हैं। तो फिर धर्म की तालीम में थोड़ा उम्र का इंतजार क्यों नहीं किया जाता? उसके बड़े होने का, विवेक डेवलप करने का इंतजार क्यों नहीं किया जाता? ये उन्होंने दलील दी है। आदिति जी, ये बताइए, अपने मजहब के बारे में पढ़ाना, इसमें क्या बुराई है? सरस्वती शिशु मंदिर में धार्मिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, संस्कृति की चीजें पढ़ाई जाती हैं, कल्चर्ड चीजें पढ़ाई, क्या बुराई है? बिल्कुल मैं बुराई नहीं मानता हूं। अगर किसी भी धर्म के बारे में पढ़ाया जाए, कोई भी धर्म नफरत की बात नहीं करता, कोई भी धर्म किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसलिए अगर कोई शख्स अपने धर्म के बारे में बता रहा है, इसमें क्या बुराई है? हम कहते हैं धर्म की बात भी बताई जाए और साइंस की बात भी बताई जाए, मॉडर्न एजुकेशन की भी बात हो, तो क्या बुराई है? इसमें बिल्कुल बुराई नहीं है। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए, ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, लेकिन सरकार पॉलिसी नहीं ला रही है। सरकार पॉलिसी के बहाने निशाना साध रही है, राजनीति कर रही है। आप दो बातें कह रहे हैं, एक सेकंड आप डिसाइड कीजिए। नहीं, आप दो बातें कह रहे हैं इस वक्त। आप इस वक्त दो बातें कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं सरकार इस पर एक पॉलिसी लेकर आए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं क्या दिक्कत है अगर धर्म पढ़ाया जा रहा है तो कम उम्र में बच्चों को अगर धर्म पढ़ाया जा रहा है, धर्म की तालीम दी जा रही है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। सरकार इस पर पॉलिसी ले आए, या तो सरकार इस पर पॉलिसी ले आए, या फिर सुन लीजिए सर, नहीं, दो बातें एक साथ नहीं होती। आप खुद कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बातों में। क्या पॉलिसी लाई जाए कि धर्म ना पढ़ाया जाए? क्या पॉलिसी लाई जाए केवल साइंस पढ़ाया जाए? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। हमने कहा धर्म के साथ साथ साइंस पढ़ाया जाए, कंप्यूटर पढ़ाया जाए, तमाम जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको पढ़ाया जाए। क्या बुराई है इसमें? पढ़ाना भी चाहिए। मतलब आप खुद, हम दो बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं। नहीं, आप इसको दो बात समझ रही हैं। नहीं, आप अलग अलग बातें कर रहे हैं सर। नहीं, मैं समझ नहीं रही हूँ, सब समझ रहे हैं सर, सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। नहीं सर, आप समझा नहीं पा रहे हैं ना सर। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं ना समझ ही सही सर, बहुत कॉमन सेंस पे काम करती हूँ सर। मैं आइडियोलॉजी तो बहुत बाद में आती है, मैं तो बहुत मामूली सी कॉमन सेंस पर काम करती हूँ। जी अवनीश अवस्थी जी। अजीज खान साहब, मुलायम सिंह यादव की भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव की भी। आप जरा बता सकते हैं कि मदरसों में, कितने मदरसों में साइंस की लेबोरेटरी स्थापित हुई वहां पर? अभी बीजेपी के सरकार में आप 6 साल हो गया, कितनी लेबोरेटरी आपने, आप समाजवादी लेबोरेटरी आपने बनाई? अरे आपके हिसाब से मॉडर्न एजुकेशन में क्या काम किया आप बताइए। मदरसों के खिलाफ है, बताइए आपके हिसाब से आपने क्या लेबोरेटरी आपने बनाया, आपसे पूछा आपने क्या कितना मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, मदरसों में क्या क्या फैसिलिटी आपने प्रमोट किया, आप बताइए सर देश को। आपने एक भी काम नहीं किया। वहां पर लेबोरेटरी बना दी थी तो बीजेपी ने आके हटा दी। टारगेट कर रहे हैं मदरसों को, इसके अलावा कुछ नहीं। आप मदरसे को टारगेट, आप बताइए क्या क्या काम किया मदरसे के लिए आज तक? मदरसे के लिए क्या काम किया? क्या किया था आपने? कोई एक काम बताइए मदरसे के लिए।
कि कोई एक काम बताइए मदरसे के लिए जो आपने किया। मैंने पूछा एक कि भी काम आपकी मदरसे सरकार के ने लिए नहीं कितनी किया, साइंस सिर्फ लेबोरेटरी स्थापित की सिर्फ थी? टारगेट किया। इनके पास जवाब नहीं था, इनके पास जवाब नहीं था। अरे खूब जवाब है मेरे उन्होंने कहा पास, बीजेपी ने क्या किया। खूब जवाब है। अरे आप कह रहे हैं ना, हमने कहा अरे आपके हिसाब से बीजेपी तो मदरसों के खिलाफ है, मदरसों के खिलाफ है आपके हिसाब से। तो बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? करना चाहते आप अपना बताइए। साइंस के टीचर को 5 साल से तो हमने तनख्वाह दिया नहीं, 5 साल से तनख्वाह दिया नहीं। मदरसों को टारगेट किया जा रहा है देश में। एक सेकंड आप रुक जाइए, अब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। डॉक्टर रिजवान अहमद अब ये कह रहे हैं कि ये आरोप लग रहा है पॉलिटिकल कि इस देश में मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं पॉइंट लिख रहा था। मुझे समझ में नहीं आता, अवस्थी जी भी बैठे हैं, बड़े भाई हैं मेरे, या यूं कहो हम लोग हम उम्र होंगे। ये भागवत साहब ने जब बयान दिया कि हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरा है, भाई आप लोगों को पॉलिटिकली एंड इंटेलेक्चुअली करेक्ट होने का शौक होगा, मुझे नहीं है, मजबूरी है। भाई कैसे अधूरा है? मुसलमान तो 1200 साल पहले हिंदुस्तान आया, उससे पहले क्या हिंदू अधूरा था 5000 साल से? अजीब अजीब बयान है, अजीब अजीब, जिनका ना सर है ना पैर है। चलो भैया, अगर मानते हो अधूरा है तो बहुत अच्छी बात है, और हम ये भी मान लेते हैं कि पहले मुसलमान के आने से हिंदुस्तान में हिंदू अधूरा था। वेरी गुड, थैंक यू। दूसरी बात, आप नाराज हो गई इस बात पर कि साहब मदरसे के अलावा क्यों बात कर रहे हैं। जुमा आया, टीवी पर बैठ के पढ़े लिखे मुसलमानों ने उदयपुर की घटना की बड़ी मजम्मत की ना। भाई गलत हो गया। भाई जुमे पर तो प्रोटेस्ट करने का मुसलमानों को शौक है, इस घटना के खिलाफ भी कर लेते, थोड़ा सा एक आतंकवाद का और हिंसा का पुतला जला लेते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे देते कि प्राइम मिनिस्टर को जाके दे दो, एक अच्छी रैलियां निकाल लेते। निकाली? करा? कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा? इसी मारे नहीं करा जो आरिफ मोहम्मद खान बोल रहे हैं वो अधूरा सच है। पूरा सच मैं बता रहा हूं। मैं, अगर किसी में सुनने की ताकत हो तो सुने, वरना ना सुने। वो इस मारे नहीं प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि दिल में मुसलमान को यह लगता है कि जो उदयपुर में हुआ वो ठीक हुआ, वरना इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता। यही हकीकत है देश की, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब में बोलने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपने जो कहा वो आपकी राय है सर। हम देश के हर मुसलमान को अगर एक ही ब्रश से पेंट करने लगे, क्योंकि जब मैं ये कह रही हूं तो मैं आपको भी सुन रही हूं, मैं हर पैनलिस्ट को सुन रही हूं। तो सर इस देश के हर मुसलमान को एक ही ब्रश से पेंट कर देना, एक कम्युनिटी को एक ही ब्रश से पेंट कर देना, अरे तो मुसलमान फिर इसके खिलाफ जलूस निकालते हैं ना। मुसलमान है, अरे मुसलमान इसके खिलाफ जलूस निकालते हैं ना। क्यों नहीं निकाला? आपने एक सवाल उठाया है, उस सवाल का जवाब मैं लूंगी सर। मैं उस सवाल का जवाब लूंगी, क्योंकि सुनिए सर मेरी बात, सर सुन लीजिए ना प्लीज, मेरी बात प्लीज सुन लीजिए। नहीं तो मुसलमान है, क्योंकि सर पत्थरबाजी करने वाला, सुन लीजिए सर, पत्थरबाजी करने के लिए देश का हर मुसलमान सड़क पर नहीं आया था सर। पत्थरबाजी करने देश का हर मुसलमान सड़क पर नहीं आया था। जी। वो कुछ लोग थे और उन्हें किताबों का कानून, आप खुद कानून के जानकार हैं, कानून उनका हिसाब करेगा सर, और करना चाहिए। और वहां पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए किसी तरीके का, बिल्कुल करना चाहिए कानून को हिसाब ऐसे लोगों का जो कानून हाथ में लेते हैं। लेकिन देश के मुसलमान को एक ही ब्रश से पेंट करना सर, मुसलमान पत्थर मारने नहीं आया, सारा मुसलमान पत्थर मारने नहीं आया, लेकिन पत्थर मारने के खिलाफ कितना मुसलमान सड़कों पर निकला। अदिति जी, आप इंटेलेक्चुअली करेक्ट होइए, मैं नहीं होऊंगा। साहब सुनिए सर, नहीं मैं इंटेलेक्चुअली करेक्ट नहीं हूं सर, मुझे इंटेलेक्चुअली करेक्ट नहीं होना है डॉक्टर रिजवान अहमद। पहली बात, एज एन इंडियन आप इंटेलेक्चुअली करेक्ट हो रही हैं, आई डोंट लुक एट इट एज एन हिंदू और मुसलमान। नहीं सर, नहीं मुझे जरूरत नहीं डॉक्टर रिजवान अहमद, प्रोबेबली माय हकीकत इज डिफरेंट फ्रॉम योर हकीकत ना सर। ठीक है,
जी। 2.5 साल विदेश में एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने काटे हैं। अदिति त्यागी उसकी शिनाख्त नहीं थी, मेरी शिनाख्त अदिति त्यागी नहीं थी, हिंदुस्तानी थी सर। और मैं चाहती हूँ इस देश में जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना सर। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आगे पता चलेगा, आगे पता चलेगा। नहीं सर, मैं नहीं हूँ इंटेलेक्चुअल। मैंने थोड़ी देर पहले भी ये कहा था, मुझ में बस बहुत मैं कॉमन सेंस से चलने वालों में से हूँ सर, कॉमन सेंस से चलती हूँ सर। और जब देश की बात आती है तो मैं मेरे हिसाब से इस देश में राजनीति भले ही कॉमन सेंस नहीं है, नहीं सर, कोई बात नहीं सर, नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं। मतलब आपकी बात को जायज ठहरा दे अगर अदिति जी, तो ये ठीक है, वरना ये खराब है। नहीं सर, ठीक है। अरे रिजवान साहब, आप क्या पढ़ के आते हैं? आपके कौन आका हैं जो आपको ये सब बात सिखाते हैं कि आप रोजाना शाम को वैसे डॉक्टर रिजवान अहमद ये डिबेट मेरे बारे में नहीं है और हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज ये डिबेट मेरे बारे में नहीं है। एक सेकंड लेट मी बी वेरी क्लियर। ये जो डिबेट है ना, ये जो डिबेट है, ये डिबेट इस देश के बारे में है, ये डिबेट इस देश के बारे में है और इसलिए मैं भारतीय होने के नाते बात कर रही हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कोई भारतीय होने के नाते बात। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती होगी रिजवान साहब। आपने कोई ट्वीट किया, आपने कोई बात कही, किसी से संबोधित किया, किसी से कहा आपने? सुनो, मैं इसका कंडेम करता हूं। एनआरसी के पक्ष में निकालता हूं ना, मैं सीए के विरोध में निकालता हूं। मैं तो निकालता नहीं हूँ, निकालते तो तुम लोग हो। तो फिर तुम ऐसी राय क्यों देते हो? अरे तुम एक एजेंडे के तहत काम करते हो, तुम एक एजेंडे के तहत काम करते हो, देश में नफरत बोलने का काम करते हो रिजवान साहब। आप आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम करते हो आप। सही है। आपको आईना दिखाना पड़ेगा, मगर ये चश्मा उतारिए, ये चश्मा उतारिए। एक सेकंड दीजिए मुझे। सुनिए आप सुनिए। जिस कॉमन सेंस की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी, उसी कॉमन सेंस का एक बार फिर से इस्तेमाल करते हुए हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज उन्होंने क्या कहा? इस देश में सड़क पर आ जाते हैं, पथराव करते हैं, है ना जी। अब अगर उदयपुर में जो हुआ उस पर दिक्कत थी, उस पर ऐतराज था, सिर्फ निंदा करके काम क्यों चला लिया गया? तब भी एक रैली निकाल देते। वो यही तो सवाल पूछ रहे हैं, यही उनका सवाल है। उस सवाल में गलती नहीं है, उस सवाल में गलती नहीं है। आपने शायद जो मैंने कहा उसको गलत तरीके से मिसकंस्ट्रक्ट किया। उनका सवाल उनकी जगह, क्योंकि एक बात दोहराते हुए इस डिबेट में 5 लोग इसीलिए बैठाए क्योंकि 5 लोग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट है। इस देश में रहने वाले 1.4 बिलियन लोग एक लाइन पर नहीं चलते। इनफैक्ट 6 लोग जो हैं इस डिस्कशन में अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके के उनके सवाल हैं। ये तो पता नहीं कौन सी राजनीति है जो एक ही ढर्रे पर सबको ले जाना चाहती है। और उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। वैसे आप इस सवाल का जवाब दीजिए हाजी अंग्रेज, उन्होंने पूछा कि कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ। सर मैं दे रही हूँ अवनीश जी, उसके बाद मैं फ्लोर आपको दूंगी सर। उसके बाद मैं बताता हूँ आदित्य जी, एक मैसेज अगर देना आप देखिए सारे अखबार में, सारे न्यूज चैनल पर जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं, सबने इसकी कड़ी निंदा की, कन्हैया लाल के कत्ल की निंदा की और जो अमरवती में हुआ उसकी भी निंदा की। मगर मैं आपको बता देता हूं, अगर क्यों नहीं निकाला इनके खिलाफ प्रोटेस्ट, क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी थोड़ा माहौल थोड़ा शांत होने दो। माहौल इस देश में अभी बहुत गर्म माहौल है, इसलिए जैसे ही शांत होगा हम ये भी निकालेंगे, रैली भी निकालेंगे, इनका पुतला भी फूकेंगे, सारे काम होंगे। मगर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या माहौल है? ये माहौल उसके लिए एक सेकेंड हाजी अंग्रेज, ये माहौल अच्छा हो गया क्या? उदयपुर के बाद ये माहौल अच्छा हो गया क्या, या ये माहौल पहले से खराब था? माहौल तो पहले से खराब है। अरे सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि नुपुर शर्मा के बयान से पूरे देश में आग लगाने का काम हुआ। राहुल गांधी ने कहा पूरे देश में केरोसिन छिड़क दी गई है, एक चिंगारी की जरूरत है। देखिए इन पर तो सवाल तो होगा ही ना बीजेपी से, क्यों हो रहा है? क्यों उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर किसी के धार्मिक भावना को आहत करते हैं? तो ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम तो शुरू से आपके चैनल पर निंदा कर रहे हैं कि जो भी बयान को कोई सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन वायलेंस को भी तो सही नहीं ठहराया जा सकता। तो वायलेंस की तो हम कंडेम करते रहे हैं, वायलेंस को हम कंडेम करते हैं। हम कह रहे हैं जल्द से जल्द कोर्ट में उनका केस चलाइए, उन्हें सजा दीजिए। हिंसा का भी सर,
हिंसा का भी हिंसा जो भी करता है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। उसका जवाब नहीं दिया आपने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि इस देश में माहौल जो है वो खराब है। आप ये कह रहे हैं आपको इस देश के समर्थन में, इस देश में अमन शांति के लिए बात निकालने के लिए और मैं भी कह रहा हूं आपको एक अलग तरीके का माहौल बनाना है। ये देश का सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जज साहब कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। और आपको अगर माहौल की इतनी चिंता है ना हाजी रंगरेज जी, तो हमें चिंता है, हमें चिंता है। तो हम यहाँ भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहते हैं, मगर ये भाजपा और आरएसएस बजरंग दल ये ऐसे संस्था हैं जो देश में तोड़ने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डालने का काम करते हैं। 2014 के बाद से इस देश में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बात नहीं होगी। अदिति जी, अरे करिए ना, अब आ गए अत्याचार पर। अदिति जी, डॉक्टर रिजवान अहमद, एक बात बताइए, गला तो बहुत बाद में कटा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, ये नारा 15 दिन पुराना नहीं है, ये नारा मैं 2 साल से सुन रहा हूं। जरा मुझे बताइए आपकी डिबेट में आके कौन से मुसलमान ने गला कटने से पहले इस नारे की मजम्मत करी? कोई है आपकी नजर? अरे हम तो रोज मजम्मत करते हैं टीवी चैनल पर बैठकर रिजवान साहब। गला काटने का, चुप रहो, गला काटने का परंपरा इस देश में नहीं चलेगी। ये शरिया कानून से नहीं चलेगा भारत चलेगा संविधान से, कानून से। चुप रहो। अरे तुम चुप रहो, चुप रहो। कौन है तुम्हारे आका? आज बता दो टीवी पे सबको। दूसरी बात अदिति जी, बताओ ना तुम्हारे आका कौन है? आराम से हाजी रंगरेज, एक सेकंड, ये आका और कौन है आका, इस तरह की बातें नहीं, ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। मुझे इस तरह से धोखे से कम बोलने में समझ नहीं आ रहा। प्लीज अदिति जी, डॉक्टर रिजवान अहमद, दूसरी बात, भाई ने कहा बड़ा माहौल खराब है, इस मारे जुलूस नहीं निकाल रहे। जब नुपुर ने वो बयान दिया था माहौल तो तब भी खराब हो गया था यार, तब भी ना निकालते। दूसरी बात, तीसरी बात, नुपुर ने बयान दिया, ये जो भी है रंगरेज जो भी इनका नाम है, जरा ये बोले कि नुपुर को गुस्सा रहमानी ने दिलाया, रहमानी ने उकसाया। अगर ये असल का है और नस्ल का है तो बोल के दिखाए, बोले ये बात। अरे असल और नस्ल तो तुम क्या जानो असल और नस्ल को? तुम्हारा तो नुक्ता ही हराम है। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं। एक सेकेंड, पैनलिस्ट की राय, निजी राय, इस तरह की भाषा नहीं, कोई आका, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं, प्लीज। हम विचार पर डिस्कशन करें, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, ये एक संजीदा डिस्कशन है, इसमें कहाँ इस तरह की भाषा की गुंजाइश है भाई? इस तरह की भाषा की कोई गुंजाइश नहीं है, प्लीज। बोलो रहमानी ने उकसाया। सर उनको बोलने दो तो, लेकिन इस डिबेट की मॉडरेटर मैं हूं सर। बोलो इस डिबेट को आप इतने समय से टीवी डिबेट्स कर रहे हैं सर, आप इतने समय से टीवी डिबेट्स कर रहे हैं सर, बच्चे देखते हैं हमारे डिस्कशन से, बच्चे सीखते हैं सर, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? जी हाँ, हम तार्किक तौर पर जब बात कर सकते हैं तो फिर कहाँ जरूरत है? बोलने दो आप। उकसाने की क्या बात है? अगर मैं आपको उकसाता हूं तो क्या आप मेरे धर्म के बारे में आप शब्द बोलेंगे, मेरे पैगंबर के बारे में आप शब्द बोलेंगे? बताइए, दे जवाब, आप देना। हंसने से क्या होता है? अरे तुम कोई कार्टून हो क्या? या ड्रामा, या कोई ड्रामा चल रहा है यहाँ पे डिबेट में? बताओ। अरे तुम कोई कॉमेडियन हो या नहीं उकसाया? ये बताओ। कॉमेडियन हो? अरे मेरे को लाख लोग उकसाए, मेरे को उकसने का क्या मतलब है? नहीं, इस तरह की डिस्कशन में शामिल नहीं होंगे, इस तरह की डिस्कशन में नहीं होंगे। ऑडियो डाउन करा दीजिए, इस वक्त दर्शकों को समझ नहीं आ रहा है। प्लीज, एक रिस्पांसिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते हम इस तरह से डिस्कशन जारी नहीं रख सकते। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं। अवनीजेश अवस्थी, और वैसे हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, सिर्फ आपके भगवान का नहीं सर, सिर्फ आपके अल्लाह का नहीं, किसी के भी भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म के इष्ट का अपमान नहीं होना चाहिए सर। हाँ सर, यही मैं बताना चाह रही हूँ, यही मैं कहना चाह रही थी जी। रंगरेज साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ज्ञानव्यापी में जब ज्ञानव्यापी का मुद्दा पूरे देश के सामने था, शिवलिंग के बारे में
बहुत सारे मुसलमानों ने बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही, इतनी आपत्तिजनक बातें कही, इतनी आपत्तिजनक बातें कही कि जिनको यहाँ पर ऐसे कार्टून बने। मैं देता हूँ जवाब। मैं सिर्फ एक बात सुन तो लीजिए। आपने जवाब मांगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुन तो लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि किसी मुसलमान ने ये कहा आकर के कि जिसने भगवान शिव या शिवलिंग के बारे में गलत बात कही है उसका सर हम तन से जुदा कर देंगे, सिर्फ अपने पैगंबर साहब के बारे में। अब मैं जब अगर वो भगवान शिव, अगर भाईचारे की बात करते हैं आप, अगर भाईचारे की बात करते हैं बात का जवाब दूं ना कि किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए सर। इसलिए बोलिए, आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इतने सारे उसमें जो उदयपुर की घटना हुई, अमरावती की घटना हुई, उससे भगवान शिव के बारे में हुआ, कभी कोई सीएए के तरफ शाहीन बाग बना क्या? फिर आप कहते हैं भाईचारा गंगा जमनी तहजीब है। गंगा जमनी तहजीब तो तब होती है ना जब कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को निकाला गया था, तो शाहीन बाग तब बनता यहाँ पर दिल्ली में कि कैसे निकाल दिया गया हमारे भाइयों को। तब मैं मानता ना कि गंगा जमनी तहजीब है, तब मैं मानता कि भाईचारे की बात कर रहे हैं आप। भगवान शिव के बारे में आपको मालूम है क्या क्या कहा गया है? आपको अंदाजा भी नहीं होगा शायद, वैसे कार्टून आपने देखे भी नहीं होंगे। एमएफ हुसैन ने जब नग्न तस्वीर बनाई थी मां सरस्वती की, तब आपने कुछ बोला था? आपने मतलब आप पर्सनली आप नहीं, आप सब लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं। दुख की बात ये, कष्ट की बात ये है रंगरेज साहब, आपको सिर्फ अपना धर्म दिखाई देता है। अब मैं बोल लूं, दूसरे की धर्म की भावनाओं की, दूसरे की धार्मिक भावनाओं की आपको कतई चिंता नहीं है। अच्छा, आपको अगर आप कहते हैं ना कि भाईचारे से रह रहे हैं, बहुत चिंता है। आप आरएसएस की शाखाओं में लोगों को हथियार चलाना सिखाते हैं, तलवार चलाना सिखाते हैं, डंडे चलाना सिखाते हैं। आपको बहुत चिंता है। और मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जो आप बता रहे थे कि भगवान शिव की बहुत, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैं दे रहा हूं। जो विवादित चीज थी, विवादित जिसे आप शिवलिंग बता रहे हैं, जिसे हम फव्वारा बता रहे हैं, वो विवादित चीज है। क्या कोर्ट ने तय कर दिया या किसी ने तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो शिवलिंग के बारे में मैं कह रहा हूं। जब तक वो नहीं साबित होता तब तक आप कोई बात नहीं कर सकते। और सुनिए मेरी बात सुनिए अवस्थी जी, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहिए। शिवलिंग के बारे में आपत्तिजनक बातें आई। अरे किसने, अरे अगर आप शिवलिंग बता रहे हैं विवादित चीज को और मैं फुहारा बताता हूँ, फुहारा बता रहा हूँ, तो इसमें क्या विवादित बात कह दी हमने? शिवलिंग के बारे में, भगवान नहीं, शिव के बारे में, शिवलिंग के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। शिवलिंग के बारे में जब आप हर चीज में आरएसएस के चीफ ने क्या कहा, हर मंदिर हर मस्जिद में शिवलिंग मत तलाशें। अरे आपने सुना था उनका बयान, शिवलिंग के बारे में क्या क्या कहा गया है? कहा था आपको हर जगह शिवलिंग नजर आ रहा है, सब मस्जिदों में खुदाई कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी पूरी नहीं है, अगर आपको जानकारी पूरी नहीं है तो जानकारी पूरी हासिल कीजिए सर। शिवलिंग को लेकर किस तरह से मजाक बनाने की कोशिश की गई थी वो किसी से छिपा नहीं है, और ये वो मंच नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते मैं उस दिशा में जाना भी नहीं चाहती हूं, लेकिन आप इस तरह से पल्ला मत झाड़िए। समझिए सेंटिमेंट हर किसी का है। दे रहे डॉक्टर अब्दुल मन्नान आपको फ्लोर, बिल्कुल होता है सेंटिमेंट, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होकर। अदिति जी मेरी बात सुनिए, जब किसी विवादित चीज को अगर कोई शिवलिंग बताता है और हम फव्वारा बताते हैं तो उसमें ये बताइए किसके सेंटिमेंट को हमने क्या बताने की बात नहीं कर रहा हूं। ये मैं ज्ञानवापी पर डिस्कशन नहीं कर रही हूं, और ना ही वो ज्ञानवापी पर डिस्कशन कर रहे हैं। आप इसको गलत दिशा में ले गए। उन्होंने शिवलिंग का जिक्र किया कि किस तरह से शिवलिंग को लेकर तरह तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। ये अगर कोई भी किसी की धर्म का अपमान करता है, सुनिए ये कह रहे हैं वो, जी मेरी बात सुनिए, को ट्विस्ट मत कीजिए सर। 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अगर कोई भी किसी भी धर्म का मजाक उड़ाता है या गलत बात करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, ठीक है सर, प्लीज रुक जाइए। हाजी रंगरेज, सुन लिया मैंने, सुन लीजिए। मुझसे तार्किक तौर पर बात कीजिए, कानूनी तौर पर बात कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बात कीजिए, और भाषण मत दीजिए। बस इतना कह। डॉक्टर अब्दुल मन्नान बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, मैं आपसे कह रहा था दीदी जी कि अभी हमारा डिस्कशन मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पे हो रहा है, और ये बात जाने कहां तक चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की जो बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि मुसलमान बच्चे जो वहां पढ़ते हैं वो आगे चल के बड़ा काम करें, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, और
IAS बने, PCS बने, इसलिए ये बात कही जा रही है, या मदरसों के बदनाम करने के लिए बात की जा रही है कि मदरसों में कट्टरता फैलाई जा रही है? अगर ये बात की जा रही है कि मदरसों में कट्टरता फैलाई जाती है, तो मैंने बताया कि 4 राष्ट्रपति देश के मदरसों से पढ़े हुए हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने माल्टा असीरे आल्टा थे, जेल में माल्टा थे, जिन्होंने कई साल तक जेल में गुजारा, वो देवबंद के पढ़े हुए थे। हमारे जो है मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने कई मन गेहूं बेचा। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अजीज खान कह रहे थे सरकार को पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। सर सुनिए, ऐसे मत गिनवाइए सर, ऐसे मत बताइए, ऐसे गिनवाने की जरूरत नहीं है। सवाल आपने मिस कर दिया। सवाल ये है, वक्त के साथ नई चुनौतियों के सामने। सर सुन लिया आपकी बात मैंने, अब आप एक एक नाम गिनवाएंगे सर बैठकर, एक एक नाम गिनवाएंगे। आपसे मैं सवाल क्या कह रही हूँ, सवाल क्या कह रही हूँ मैं आपसे, मैं सवाल क्या कह रही हूँ सर? सवाल क्या है? बदलते वक्त के साथ, मौजूदा चैलेंजेस के सामने, क्या रिफॉर्म्स, क्या मॉडर्नाइजेशन? पूरी दुनिया में मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। पुराने सिस्टम को दुरुस्त करते हैं ना, रिफॉर्म्स लाते हैं ना, वक्त के साथ सुधार आता है ना सर, वक्त के साथ बदलाव आता है ना। अगर नियत से हमारे, सुनिए सर सुनिए, अभी आपके यहाँ जब आगे की जनरेशन होगी तो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होगी सर। आप घर पे भी ये बदलाव देखते होंगे, उस बदलाव की बात हो रही है। थोड़ी देर पहले डॉक्टर अजीज खान कह रहे थे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आप ये बताइए, आपकी आपत्ति क्या है? आपत्ति बताइए ना। डॉक्टर अजीज खान को आपत्ति भी थी, उन्होंने फिर ये भी कहा कि सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। अब सरकार इस पर अगर पॉलिसी ले आएगी तो दिक्कत नहीं होगी आपको? ये बताइए आप मुझे। ये बात तो मैंने पहले से कहा कि सरकार जब आरिफ मोहम्मद खान साहब थे तब उन्हें लाना चाहिए था पावर में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आप मदरसों में मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हो, मदरसों का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हो, तो मॉडर्नाइजेशन करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप बदनाम करने के लिए कर रहे हो, तो नाथूराम गोडसे किसी मदरसे से पढ़ के आया था क्या? आरएसएस के विचारधारा से आप यही बताइए मुझे कि अभी तय कैसे होगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा? मैं देती हूँ डॉक्टर रिजवान अहमद एक सेकंड, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल मन्नान कह रहे हैं आप मॉडर्नाइजेशन और अपलिफ्टमेंट की बात सुन लीजिए सर प्लीज, व्यूअर भी सोच रहा होगा ये। अभी आपने एक लाइन में कहा कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन और अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार पॉलिसी लेकर आती है, तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें बदनाम करने के लिए लाती है तो टारगेट कर रही है। सर अब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आपके हिसाब से? ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा कि ये अपलिफ्टमेंट और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और ये टारगेट किया जा रहा है? नहीं, अभी आपने कहा और अभी बहुत सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं जो आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित है कि मुसलमानों से मदरसों से कट्टरता फैलाई जा रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे क्या मदरसे से? मुझे आपने कहा कहते हुए सुना कि एक सेकेंड डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आपने मुझे कहा कहते हुए सुना, एक सेकेंड, कहा कहते हुए सुना? नहीं, आपने मुझे कहा कहते हुए सुना डॉक्टर अब्दुल मन्नान? नहीं, मैंने आपसे नहीं सुना, लेकिन आपके पैनलिस्ट से सुना। अभी अवस्थी जी आपके पैनल में बैठे हैं सर, तो आप अपने आप जब इस तरह के आरोप लगाएं तो बहुत केयरफुली और फैक्चुअली रहें इस डिस्कशन में। आइडियोलॉजिकल डिबेट तो बहुत बाद में आती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना सर, थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, नहीं थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि लॉजिक और कॉमन सेंस, आइडियोलॉजी और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बहुत बाद में सर। प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप खुद इतना कंफ्यूज हो गए, मैंने आपसे एक सवाल कर लिया तो जवाब नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, डॉक्टर रिजवान अहमद सर एक सेकेंड सर, आप क्या बोल रहे हैं मैं नहीं सुन पा रही हूँ सर, प्लीज। अदिति मोहतरम मुसलमान नहीं थी, जो इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया? अदिति जी बता दो कि हिंदुस्तान में किसी मुसलमान। अदिति जी, डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आपका नाम रिजवान अहमद नहीं है सर, प्लीज। जी अदिति जी, फिर से अपनी बात दूसरी तरीके से बोलूंगा, खुदा करे अदिति जी को मेरी बात समझ में आ जाए। रिपोर्ट के हिसाब से 3, 3.5 या हद से हद 4% मुसलमान मदरसों में पढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, अभी आप गूगल करेंगे आपकी टीम बता देगी। मैक्सिमम 4 पकड़ लेते हैं, यानी आपके हिसाब से और डिबेट के फॉर्मेट के हिसाब से भाई उन 4% में तो प्रॉब्लम है, बाकी 96 बिल्कुल ठीक है। आप जी न्यूज़ का स्क्रीन देख लीजिए, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अमन के साथ स्क्रीन देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन चला रहे हैं जी। हाँ शायद 3 या 4, हाँ 4% आया ना। हाँ देखिए आ गया, देखा आ गया, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं। तो आपके हिसाब से 4% की प्रॉब्लम है, 96 बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, हमें उसमें कुछ नहीं करना है।
अरे अदिति जी, क्यों आंखें बंद करके सोच रही हो आप कि रात हो गई? अरे अंधेरा मत करो भाई, पहले हामिद अंसारी को मॉडर्न करो, फिर उस बैरिस्टर को मॉडर्न करो, फिर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को मॉडर्न करो, यहां जो 2-3 बैठे हैं उनको मॉडर्न करो, उसके बाद मदरसों पे जाना भाई। ये जाहिलों की मंडली है, जाहिलों की मंडली। मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही प्रभु? इस आदमी को ऐसी भाषा नहीं सर। डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बहुत वरिष्ठ हैं सर। ठीक है, एक सेकंड, आपको भाषा पर तो नियंत्रण होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर, मेरे आंखें खोल ले। एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड रुक जाइए सर प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। एक तो पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, हम बहुत मर्यादित तरीके से ये डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद सर, मेरा काम है सवाल पूछना। सुनिए, नहीं सुन लीजिए, एक सेकंड रुकिए डॉक्टर अब्दुल मन्नान प्लीज। जाहिल का मतलब गाली मेरा काम है सवाल पूछना। मतलब अज्ञानी होता है और अज्ञानी गाली नहीं होती। नहीं सर, मैं सर्टिफिकेट भेजने का नहीं सर, निजी टीका टिप्पणी नहीं सर, नहीं निजी टीका टिप्पणी नहीं सर। इस देश में कैसे अपने इस डिस्कशन के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे देखें और सीखें, ये मैं सबसे कह रही हूँ, और जो बच्चे देख भी रहे हैं उन्हें हम चाहते हैं वो सीखें इस डिस्कशन से कि वाद विवाद किया कैसे जाता है, विद रिस्पेक्ट वाद विवाद कैसे किया जाता है। वैचारिक मतभेद के बावजूद रिस्पेक्ट क्यों नहीं खोनी चाहिए, इस डिस्कशन से सीखें सर, ये कोशिश करती हूँ रिजवान अहमद। अब आप उसे कुछ भी कह सकते हैं सर, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है, यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद इट, इट्स फाइन। और ये अब्दुल मन्नान जी, आप उंगली किस लिए दिखा रहे हैं सर? नहीं कर सकता। आप अपनी गलती, आप उंगली किस लिए दिखा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान? प्लीज एक बार नहीं आवाज ऐसे मैं सुनने पाऊंगी, गैस कुछ भी बोल रहे हैं। मैं लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मोहन भागवत को करना है करे, ठीक है सर, वो करना है करे, प्लीज। मैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर मंच पर कुछ नियम है, भाषा मर्यादित होनी चाहिए सर। हम निजी सर्टिफिकेट नहीं देते सर, हम निजी सर्टिफिकेट नहीं देते सर, सॉरी। डॉक्टर अब्दुल मन्नान फिर ये इतनी देर से मुझे दे रहे थे तो आप क्यों चुप थी? ये मुझे भाजपा का प्रवक्ता बोल रहे थे तो आप क्यों चुप थी? ये मुझे भाजपा का प्रवक्ता बोल रहे थे तो आप क्यों चुप थी? तब आप क्यों चुप थी? सर मैंने तब भी बोला था निजी हमला नहीं, उन्होंने आपका शब्द का इस्तेमाल किया था, तब भी ऑब्जेक्ट किया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया, तब भी ऑब्जेक्ट आपने सुना नहीं सर। क्लिप भेजूंगी मैं आपको, मैं क्लिप भेजूंगी, इंस्टेंटली ऑब्जेक्ट किया है मैंने, इंस्टेंटली। तो प्लीज लोगों की मैं रिस्पेक्ट जिंदगी भर नहीं कर सकता, प्लीज मुझे डिबेट में न बुलाया करिए, प्लीज। मैं इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। नहीं सर, मुझे रिस्पेक्ट, मुझे डिबेट में न बुलाइए, सवाल का जवाब दे दीजिए। इन लोगों की नहीं कर सकता, ठीक है सर, कभी नहीं कर सकता इनकी आपकी मर्जी है, आना ये आना सर, रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, आराम से। ये रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, आपकी ये रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, साफ बात। साथ नहीं, लोकतंत्र है सर, बिल्कुल लोकतंत्र, ठीक है सर, कोई बात ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान सर, आपकी मर्जी है, प्लीज, जबरदस्ती या किसी के साथ नहीं। देखिए, अभी जो बातें हो रही हैं इसको रिजवान को बीच में ले आती हैं, इन्होंने बदतमीजी करके माहौल ही खराब कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी त्यागी जी ने कहा, आपने तो माहौल बहुत संभाल लिया था सर, जब आप गवर्नर साहब का पॉलिटिकल करियर बता रहे थे सर, वैचारिक मतभेद छोड़कर आप पर्सनालिटी पर बात करने लगे थे सर। अभी अवस्थी जी ने जब कहा कि शिवलिंग का अपमान हो रहा है तो इन्होंने कहा सारे मुसलमानों ने अपमान किया। पहली बात तो ये अपने आप को करेक्ट कर दे कि डॉक्टर रतनलाल कोई मुसलमान नहीं थे। अदिति जी प्लीज, मैंने कहा ये, अदिति जी मैंने कहा ये कि जब किसी नहीं एक सेकंड, डॉक्टर अब्दुल मन्नान आपने कहाँ पे सुना ये, आपने कहाँ सुना ये? अभी रील चला दीजिए, इन्होंने कहा सारे मुसलमानों ने बदनाम किया शिवलिंग को, चला दीजिए, मैं चुनौती देता हूं, चला दीजिए, आई चैलेंज अगर चला दीजिए, वो मैं कह रहा हूँ चला दीजिए, किया जाए और मुसलमानों को बदनाम, मैं कह रहा हूँ चलाइए ना। उन्होंने ये सवाल पूछा था कितने लोगों ने अपोज किया सर, आप नहीं, उन्होंने कहा सारे मुसलमानों ने वो किया है। एक सेकंड, अगर मैंने ये नहीं कहा होगा तो कान पकड़ के कितने लोगों ने विरोध किया, ये कहा था उन्होंने सर, कितने लोगों ने विरोध किया, सुन लीजिए। डॉक्टर अब्दुल मन्नान आप पैनलिस्ट से लड़ने आए हैं क्या सर? एक सेकेंड, आप तार्किक तौर पर मुद्दे पर नहीं रह सकते क्या? एक दूसरे पर निजी हमला किए बिना आप लोग बात नहीं कर सकते हैं? इतना मुश्किल है क्या सर?
मुद्दे पे हूँ ना मैं तो कह रहा हूँ मदरसे के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। हाँ तो मदरसे पे बोलिए, रहिए। हाँ तो मुद्दे पर रहिए और बोलिए। तो फिर मैंने तो साफ कहा ना कि अगर मदरसों के मॉडर्नाइजेशन से ये साबित तो बताइए ना, सरकार मुसलमान... जब पॉलिसी लाएगी तो आप ये तय कैसे करेंगे? सर बताइए, मुझे बताइए, सरकार जब पॉलिसी लाएगी तो आप ये तय कैसे करेंगे कि ये जो है ये तो ये अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार पॉलिसी लेकर आई है और हमारे मदरसों को और मॉडर्नाइज करने के लिए लेकर आई है, या फिर ये तो टारगेट करने के लिए लेकर आई है? आप ये बता दीजिए। आज क्या पता सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस समय टीवी डिस्कशन देख रहा हो, उन्हें आइडिया मिल जाएगा, है ना, उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बताइए, जब आप ऐसा कोई प्रोग्राम सरकार लाती है, मोदी सरकार या योगी सरकार की मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, तो उसमें ये नहीं कि आप एक कानून बना के मदरसे पे थोप दो, बल्कि आप मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम जिम्मेदार लोगों को, सरकार के लोगों को, सबको, आलिम दीन को बैठा के आप बताओ कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जाएगा। ये नहीं कि आप एक अपना कानून बनाओ, आरएसएस का एजेंडा लाके मदरसों पे थोप दो। उसके लिए एक बैठक होनी चाहिए। उसके लिए ट्रिपल तलाक सही था गलत? ट्रिपल तलाक पर पाबंदी सही थी गलत थी? एक सेकेंड जी, नहीं, ट्रिपल तलाक पर पाबंदी डॉक्टर अब्दुल मन्नान सही थी या गलत थी आपके हिसाब से? ट्रिपल तलाक पर कोई समाज भी अपना रिफॉर्म खुद करता है, सरकार का काम नहीं है। ट्रिपल तलाक के बारे में आपको जानकारी नहीं है। ट्रिपल तलाक में मुसलमानों का 4 मसलक है और 4 मसलक के 2 मसलक जो है के खिलाफ। राम मंदिर तक आपके नेता ने पता है क्या कहा है? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं आप? कहा सर्वोच्च मस्जिद वही रहेगी, फिर बनेगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आपने कहा बाबरी मस्जिद वही बनेगी। एक सेकंड रुक जाइएगा सर, एक सेकंड रुक जाइएगा। निजेश अवस्थी, डॉक्टर अब्दुल मन्नान, नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बात करते हैं सर, ट्रिपल तलाक पर क्या राय है? नूपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो तो बिल्कुल सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं सर? शर्मा को, आरएसएस को, सबको खड़ा कर दिया कटघरे में। लेकिन अदिति जी एक बात और सुन लीजिए, अफजल गुरु के बारे में, अफजल गुरु याकूब मेनन के बारे में कह रहे थे जुडिशियल किलिंग है। अफजल गुरु और याकूब मेनन के बारे में आप कह रहे थे ये जुडिशियल किलिंग है। बोलते रहेंगे तो जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वही सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी, उसको कह रहे थे वो जिंदा है अभी तक सर्वोच्च न्यायालय। आपने पहलू खान जब मारा गया था तो कितना वो निकाला था, आंदोलन किया था। अरे भैया मेरे सवाल का जवाब दो आप। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। सारी मारा गया था तो आपने कितना आंदोलन किया था? और आप ये बताइए कि आपकी पुलिस ही ऐसी है, आपकी सरकार ही ऐसी है। आपसे क्या पूछ रहा हूँ मैं? अफजल गुरु के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का, याकूब मेनन का। बताइए ना उसके बारे में क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया दी आपकी? किसकी? याकूब मेनन के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसके पीछे क्यों पड़े हो? लकीर के फकीर आप बने हुए हो। क्यों कह रहे थे कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं? डॉक्टर अजीज खान, ये मुद्दे से जा रहे हैं अलग, मुद्दे से अलग जा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, एक सेकेंड, डॉक्टर अजीज खान जी। देखिए अदिति जी, मैं लगातार सुन रहा हूँ मुद्दे पे बात। पॉलिसी लेकर आएगी तो कैसे लोग देखिए, नहीं, देखिए सब बहक रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ रिजवान साहब कुछ ज्यादा बहके नजर आ रहे हैं। उनसे मेरा एक सवाल है, मुजफ्फर के बारे में कह रहे थे सारे मुसलमान कैसे सोचते हैं? ये भी मुसलमान है, दूसरों को सर्टिफिकेट मत दीजिए। ये भी मुसलमान है, ये क्या सोचते हैं? हाँ, क्या आप रिलीजन बताने लग गए सर रिलीजन बताने लगे। मुझे अच्छा लगता है अगर आप आके ये कहते हैं कि मैं भी भारतीय हूँ, अदिति जी आप भी भारतीय, रिजवान अहमद भी भारतीय है, आप बताने लगे ये भी मुसलमान है। सर धर्म बताने की बहुत जल्दी रहती है भारत की राजनीति को ना, उसके बिना काम नहीं चलता। वो क्या मुसलमान नहीं कह रहे थे? उसके बिना काम नहीं चलता। वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। नहीं, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, भारतीय है। नहीं, राजनीति में बहुत जल्दबाजी रहती है धर्म बताने की। भारतीय वो क्या समझते अपने आप को ये नहीं मालूम, वो क्या समझते अपने आप को ये नहीं मालूम। उन्होंने बाकायदे मुसलमान नाम लिया। सर्टिफिकेट मत दीजिए सर, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें भी कहा था, मैं आपको भी कह रही हूँ, सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं, निजी हमले नहीं, मुद्दे पर। देखिए अदिति, 1 मिनट समझ लें आप। हाँ सुन रही हूँ सर। आप सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मुझे मौका दे। देखिए जो मदरसे का सिलसिला चल रहा है, जो मदरसे की बात हो रही है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मदरसे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जो मुंह में हो वही दिल में हो। सोच आप कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। मदरसे को टारगेट ना किया जाए, मदरसे को टारगेट ना किया जाए।
मदरसे को मॉडर्नाइजेशन किया जाए, उसमें आप वही सवाल वही वापस लौट कर आ गए डॉक्टर अब्दुल मन्नान वाले सवाल पर कि मदरसे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए लेकिन मदरसे को टारगेट ना किया जाए। सर ये कैसे आप तय करेंगे सर? उनका तनख्वाह दिया जाए। जी क्या कह रही? नहीं, तय कैसे करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है कि टारगेट नहीं किया जा रहा है, या टारगेट नहीं किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है? क्या तय कैसे करेंगे? आपका पैरामीटर क्या है? जी जब नियत ठीक होती तो तय भी ठीक हो जाता है। नियत अभी ठीक नहीं है। अगर नियत ठीक होती तो 5 साल से तनख्वाह दे देते। आप अपनी राजनीति के हिसाब से बता देंगे। तनख्वाह नहीं दिया है। पहली बात अपनी राजनीति के हिसाब से बता देंगे। अरे सुन लीजिए, आप अपनी राजनीति के हिसाब से बता अगर देंगे। वाकई में नियत ठीक है, अगर वाकई में नियत ठीक है तो जितने मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है पहले उनका तनख्वाह दिया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनाए जाए, उसमें बाकायदे जो फैसिलिटीज है बच्चों के लिए वो फैसिलिटीज दी जाए। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है संक्षेप में। जी ठीक है, बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। जी 2 बात। अब देखो कोई बीच में बोल देगा, मुझे मालूम है ऐसा है। इन्होंने कहा मदरसे को टारगेट ना करिए। अरे अदिति, ट्रिपल तलाक में ये तो लोग कह रहे थे कि मुस्लिम औरतों को टारगेट किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मदरसों को मेरे हिसाब से अगर मजहब पढ़ाना है खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। पता ही नहीं ये क्या बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं। इधर उधर की बात बहके वाली कर रहे हैं। अरे कुछ आप, लेकिन मजहब पढ़ाने के लिए मजहब पढ़ाने के लिए निजी टीका टिप्पणी नहीं, मजहब पढ़ाने के लिए सरकार पैसा नहीं देगी। मजहब पढ़ाने के लिए अदिति, मजहब को पढ़ाने के लिए सरकार पैसा नहीं देना चाहिए। खत्म बात। जिसको पढ़ाना है घर में पढ़ाओ, खत्म बात। मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, यही पॉलिसी है, यही नियत। देखिए नियत साफ हो गई। ठीक है, ये नियत साफ। डॉक्टर अजीज खान, थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें कहा था, अब मैं आपसे कह रही हूँ, उनकी अपनी ओपिनियन है और आपकी अपनी राजनीति है। आप उनका धर्म बता रहे थे, आपकी अपनी राजनीति है सर, उनकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन क्लोज करते हुए मैं कहूंगी डिस्कशन सुनिए प्लीज सर, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है। और लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 98% लोग ये कह रहे हैं, जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, कि मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का वक्त आ गया है। ये 98% लोगों की राय है।